गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अब तक हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं हमारे राजनेताओं के सामने खड़ी हो चुकी थी। जैसा कि पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या थी राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र का एकीकरण करना बहुत बड़ी हमारे नेताओं के सामने समस्या थी। उसमें सबसे पहले जो विषय था वो था जो विस्थापित होकर के जो हमारे लोग पाकिस्तान से आए थे उनके लिए पुनर्वास की जो सुविधा करना था वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती था। लोगों को रहने के लिए घर देना, जोतने के लिए ज़मीन देना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भूमिका को बखूबी उन्होंने निभाया और पूरे जो 565 रियासतें थी उनका एकीकरण किया। जम्मू कश्मीर रियासत कुछ शर्तों के साथ आई थी और जो है धारा 370 और 35A को पिछले साल ही जो है ख़त्म किया गया है। उसके अलावा जो चुनौती थी वो समग्र विकास, सबके लिए समान विकास की जो एक चुनौती थी उसको भी भारत ने सही तरीके से लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना करके और भारत के सभी नागरिकों को बराबर का विकास उन तक पहुंचा, या कहिए कि पूरे राष्ट्र का विकास समान रूप से करने का प्रयास किया। और ये विकास का एक पहिया समय के पहिए की तरह जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। एक समय का विकास या एक समय में एक व्यक्ति की ज़रूरतें जो होती है वो आने वाले समय में जो है ज़रूरतें आगे बढ़ जाती है, तो विकास समय समय पर चलता रहता है। एक जो चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी जिस पर ये चैप्टर आधारित है, चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, जो कि चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें से हम लोकतंत्र की जो स्थापना की चुनौती थी उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है भारत की जो पहली सरकार थी उसको अंतरिम या इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता था। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट को समझने का अगर प्रयास करें तो ये ऐसी सरकार थी कि सीधा चुनाव के माध्यम से सांसदों का चुनाव नहीं हुआ। जो संविधान सभा बनी थी उसने कुछ नियम बनाए जिनके आधार पर काम चलाऊ सरकार, इसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री बने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री हमारे इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। अब लोकतंत्र की स्थापना का जो एक टारगेट था, एक लक्ष्य था, उसको हासिल कर पाना बहुत कठिन कार्य था। विश्व के काफ़ी देशों में हम देख चुके थे कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बड़ी मशक्कत उन देशों को करनी पड़ी थी और बड़े अमीर देशों में ही वो व्यवस्था लागू थी। भारत के लिए चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करना। उसके लिए सबसे पहला काम था चुनाव आयोग
का गठन, जो कि जनवरी 1950 में गठित कर लिया गया था। और चुनाव आयोग के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या अगर कहे तो वो थी मतदाताओं की सूची बनाना। यानी 21 साल के जो वयस्क व्यक्ति, महिला एवं पुरुष, उन सभी की लिस्ट बनाना, उनको मतदाता सूची में उनका नाम डालना। 21 वर्ष आयु थी, जो कि बाद में घटा करके ये 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा देश था। लगभग 17 करोड़ जो है मतदाता उस टाइम लिस्टेड किए गए थे। उसमें जो लिस्ट बनाने का प्रयास हमारे चुनाव आयोग ने किया, वोटर लिस्ट, उसमें जो है 40 लाख महिलाएं पंजीकृत होना रह गई थी। बताया जाता है कि उसमें फिर एक दो शब्दों का प्रयोग किया, अल्लाह की बेटी और फला की बहू। इस प्रकार से उन जो है छूटे हुए जो नाम थे उनको इस तरह से ऐड किया गया और प्रयास किया गया कि निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सके। उसमें एक चुनौती थी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। जो कर्मचारी चुनाव जिन्हें करवाना था, उसके लिए ड्यूटियां जिन कर्मचारियों की लगाई गई, सबसे पहली तो बड़ी चुनौती यही थी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाना है, किस तरह से वो मतदाता पेटियां, उस समय बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया गया और चुनौती थी कि उन बैलेट पेपर को लास्ट व्यक्ति तक, जिसने वोट डालना है, उस तक कैसे पहुंचाया जाए। बड़े बड़े देशों ने भारत की इस बारे में खिल्ली उड़ाई और मजाक उड़ाया कि भारत को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए जो चुनाव भारत करवा रहा है, इतने अनपढ़ मतदाता को बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। और उन्होंने कहा कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक टिप्पणी करी गई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक इस बात का उनको पछतावा होगा कि उन्होंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया है भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने के लिए। तो बहुत बड़ा विषय था। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, देखिए वोटर लिस्ट बनाई गई, कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अब चैलेंज ये था कि 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार हर कंस्टिट्यूएंसी पर थे। किस तरह से वो निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, हर जो उम्मीदवार का प्रभाव है वो मजबूत था। लेकिन कहीं माने तो कांग्रेस का जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जो कि जिन्होंने आज़ादी के समय में बहुत जो है बढ़ चढ़ करके वो देश को आज़ाद कराने के लिए वो काम किया और वो नेता लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ा कठिन चैलेंज था कर्मचारियों के लिए। अब मतदान की जो पद्धति थी वो क्या होगी। अनपढ़ मतदाता, देखिए बड़ा उस समय जो राजनीतिक विद्वान थे और बड़े देशों के राजनेता जो थे, जो अमीर देशों के राजनेता, जहां पर लोकतंत्र पहले से ही कायम था, वहां के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि भारत में इतने अनपढ़ मतदाताओं को कैसे चुनाव की प्रक्रिया में लाया जा सकता है। और
ऐसे में तरीका अपनाया गया चुनाव चिन्ह, और उस चुनाव चिन्ह को देख करके अनपढ़ मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार को वोट दिया, और इस चैलेंज में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम पूर्ण रूप से सक्सेस हुई। और जिन देशों में पहले से लोकतंत्र था या पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना, और ये जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली थी जिसका भारत में उपयोग किया गया, वो एक बड़ी सक्सेस उसकी सामने आई, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर की जो है वो हेडलाइन बनी, और एक सफलता उस प्रणाली ने प्राप्त की। और भारत में जो सरकार उस समय स्थापित हुई वो कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। फाइनली 3 लाख कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाया गया था। 17 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। 3200 विधायक और 489 सांसद चुने जाने का लक्ष्य था। फाइनली इलेक्शन सामने आया, और कई न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जुआ भारत का इलेक्शन, जो कि अक्टूबर 1951 से और फरवरी 1952 तक चला। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसको कहा गया था। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कांग्रेस सबसे बड़ा दल और उसका प्रभाव पहले 3 आम चुनाव में रहा। इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1952 के इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू दोबारा से प्रधानमंत्री बने। फिर 1957 में जो इलेक्शन हुआ, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लगातार उनकी मृत्यु तक 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। जो अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, अगला प्रश्न जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वो रहेगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। कुछ देश जो कि मैक्सिको 1929 में जो है चुनाव कराए गए, और उसमें एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। 60 साल तक एक पार्टी ने ही राज किया, लेकिन चुनाव हुए, सरकार कौन सी रही? तानाशाही सरकार रही। जो एक पार्टी की अन्य उदाहरण हम कह सकते हैं, चाइना में भी एक पार्टी का प्रभुत्व जो है लंबे समय तक एक ही पार्टी जो है चाइना में है। और अमेरिका और इंग्लैंड की अगर बात करें तो 2-2 पार्टी वहां पर काम कर रही है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। आगे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में भी सैन्य तरीके से जो है वहां सरकारों ने काम किया। इसके अलावा भारत में बड़ा विषय था कि दलीय प्रणाली कौन सी अपनाई जाए। दलीय प्रणाली किस प्रकार की हो? एक दल हो, जैसे कि आप मान सकते हैं कि कांग्रेस दल 1885 में बना और उसने अंग्रेजी सरकार और भारत के लोगों के बीच की कड़ी का काम किया। लंबे समय तक अपने देश के लोगों की मांग अंग्रेजी शासन तक कांग्रेस सरकार पहुंचाती रही है, और ऐसे में स्वाभाविक था कि एक ही पार्टी क्यों ना देश पर राज करे। एक ही पार्टी क्यों ना संविधान में लिख दिया जाए कि एक ही पार्टी भारत में इलेक्शन लड़ेगी, जिस तरह चाइना में हुआ। लेकिन नहीं, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपना करके और देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया, और इस प्रयास में वो पूर्णतः सफल रहे, सक्सेसफुल रहे।
और पूरे विश्व की आंखें खोल दी गई और भारत जो है इसके लिए एक मिसाल बना कि भारत में लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और उसमें भी बहुदलीय प्रणाली के आधार पर भारत में लोकतंत्र कायम हुआ। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने इस लोकतंत्र को अपनाने के चैलेंज को बखूबी निभाया। इसमें से आप जो क्वेश्चन करेंगे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह कि आप घर पर रह करके और जो ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से अध्यापक या सरकार आप तक पहुंचना चाहती है, आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहती है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्रुप में अपने अध्यापकों के से संपर्क करके ग्रुप में जोड़ें और इस ऑनलाइन शिक्षा का फ़ायदा उठाएं। आपकी बेहतरी के लिए हर अध्यापक कार्यरत है, सरकार आपके बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों का फ़र्ज है कि आप भी अपनी ईमानदारी से ऑनलाइन शिक्षा का फ़ायदा उठाकर शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाए, इस जो लय है उसको टूटने न दें। और आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी बीमारी का पूरा विश्व सामना कर रहा है, तो ऐसे में आप लोगों का भी फ़र्ज है कि आप घर पर रहे और सरकार की हिदायतों का पालन करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अब तक हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं हमारे राजनेताओं के सामने खड़ी हो चुकी थी। जैसा कि पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या थी राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र का एकीकरण करना बहुत बड़ी हमारे नेताओं के सामने समस्या थी। उसमें सबसे पहले जो विषय था वो था जो विस्थापित होकर के जो हमारे लोग पाकिस्तान से आए थे उनके लिए पुनर्वास की जो सुविधा करना था वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती था। लोगों को रहने के लिए घर देना, जोतने के लिए ज़मीन देना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भूमिका को बखूबी उन्होंने निभाया और पूरे जो 565 रियासतें थी उनका एकीकरण किया। जम्मू कश्मीर रियासत कुछ शर्तों के साथ आई थी और जो है धारा 370 और 35A को पिछले साल ही जो है ख़त्म किया गया है। उसके अलावा जो चुनौती थी वो समग्र विकास, सबके लिए समान विकास की जो एक चुनौती थी उसको भी भारत ने सही तरीके से लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना करके और भारत के सभी नागरिकों को बराबर का विकास उन तक पहुंचा, या कहिए कि पूरे राष्ट्र का विकास समान रूप से करने का प्रयास किया। और ये विकास का एक पहिया समय के पहिए की तरह जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। एक समय का विकास या एक समय में एक व्यक्ति की ज़रूरतें जो होती है वो आने वाले समय में जो है ज़रूरतें आगे बढ़ जाती है, तो विकास समय समय पर चलता रहता है। एक जो चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी जिस पर ये चैप्टर आधारित है, चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना।
जो कि चैप्टर नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसमें से हम लोकतंत्र की जो स्थापना की चुनौती थी उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत की जो पहली सरकार थी उसको अंतरिम या इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता था। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट को समझने का अगर प्रयास करें तो ये ऐसी सरकार थी कि सीधा चुनाव के माध्यम से सांसदों का चुनाव नहीं हुआ। जो संविधान सभा बनी थी उसने कुछ नियम बनाए जिनके आधार पर काम चलाऊ सरकार, इसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री बने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री हमारे इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। अब लोकतंत्र की स्थापना का जो एक टारगेट था, एक लक्ष्य था, उसको हासिल कर पाना बहुत कठिन कार्य था। विश्व के काफी देशों में हम देख चुके थे कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बड़ी मशक्कत उन देशों को करनी पड़ी थी और बड़े अमीर देशों में ही वो व्यवस्था लागू थी। भारत के लिए चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करना। उसके लिए सबसे पहला काम था चुनाव आयोग का गठन, जो कि जनवरी 1950 में गठित कर लिया गया था। और चुनाव आयोग के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या अगर कहे तो वो थी मतदाताओं की सूची बनाना। यानी 21 साल के जो वयस्क व्यक्ति, महिला एवं पुरुष, उन सभी की लिस्ट बनाना, उनको मतदाता सूची में उनका नाम डालना। 21 वर्ष आयु थी, जो कि बाद में घटा करके ये 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा देश था। लगभग 17 करोड़ जो है मतदाता उस टाइम लिस्टेड किए गए थे। उसमें जो लिस्ट बनाने का प्रयास हमारे चुनाव आयोग ने किया, वोटर लिस्ट, उसमें जो है 40 लाख महिलाएं पंजीकृत होना रह गई थी। बताया जाता है कि उसमें फिर एक दो शब्दों का प्रयोग किया, अल्लाह की बेटी और फलां की बहू। इस प्रकार से उन जो है छूटे हुए जो नाम थे उनको इस तरह से ऐड किया गया और प्रयास किया गया कि निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सके। उसमें एक चुनौती थी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। जो कर्मचारी चुनाव जिन्हें करवाना था, उसके लिए ड्यूटियां जिन कर्मचारियों की लगाई गई, सबसे पहली तो बड़ी चुनौती यही थी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाना है, किस तरह से वो मतदाता पेटियां, उस समय बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया गया और चुनौती थी कि उन बैलेट पेपर को लास्ट व्यक्ति तक जिसने वोट डालना है उस तक कैसे पहुंचाया जाए। बड़े बड़े देशों ने भारत की इस बारे में खिल्ली उड़ाई और मजाक उड़ाया कि भारत को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए जो चुनाव भारत करवा रहा है, इतने अनपढ़ मतदाता को बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। और उन्होंने
कहा कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक टिप्पणी करी गई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक इस बात का उनको पछतावा होगा कि उन्होंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया है भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने के लिए। तो बहुत बड़ा विषय था। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, देखिए वोटर लिस्ट बनाई गई, कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अब चैलेंज ये था कि 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार हर कंस्टिट्यूएंसी पर थे। किस तरह से वो निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, हर जो उम्मीदवार का प्रभाव है वो मजबूत था, लेकिन कहीं माने तो कांग्रेस का जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रभाव बहुत ज्यादा था, जो कि जिन्होंने आज़ादी के समय में बहुत जो है बढ़ चढ़ करके वो देश को आज़ाद कराने के लिए वो काम किया, और वो नेता लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ा कठिन चैलेंज था कर्मचारियों के लिए। अब मतदान की जो पद्धति थी वो क्या होगी, अनपढ़ मतदाता, देखिए बड़ा उस समय जो राजनीतिक विद्वान थे और बड़े देशों के राजनेता जो थे, जो अमीर देशों के राजनेता, जहां पर लोकतंत्र पहले से ही कायम था, वहां के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि भारत में इतने अनपढ़ मतदाताओं को कैसे चुनाव की प्रक्रिया में लाया जा सकता है। और ऐसे में तरीका अपनाया गया चुनाव चिन्ह, और उस चुनाव चिन्ह को देख करके अनपढ़ मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार को वोट दिया, और इस चैलेंज में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम पूर्ण रूप से सक्सेस हुई, और जिन देशों में पहले से लोकतंत्र था या पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना, और ये जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली थी जिसका भारत में उपयोग किया गया, वो एक बड़ी सक्सेस उसकी सामने आई, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर की जो है वो हेडलाइन बनी, और एक सफलता उस प्रणाली ने प्राप्त की। और भारत में जो सरकार उस समय स्थापित हुई वो कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। फाइनली 3 लाख कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाया गया था। 17 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। 3200 विधायक और 489 सांसद चुने जाने का लक्ष्य था। फाइनली इलेक्शन सामने आया, और कई न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जुआ भारत का इलेक्शन, जो कि अक्टूबर 1951 से और फरवरी 1952 तक चला। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसको कहा गया था। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कांग्रेस सबसे बड़ा दल, और उसका प्रभाव पहले 3 आम चुनाव में रहा। इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1952 के इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू दोबारा से प्रधानमंत्री बने। फिर 1957 में जो इलेक्शन हुआ, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लगातार उनकी मृत्यु तक 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। जो अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, अगला प्रश्न जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वो रहेगा एक दल के प्रभुत्व का दौर।
कुछ देश जो कि मैक्सिको 1929 में जो है चुनाव कराए गए और उसमें एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। 60 साल तक एक पार्टी ने ही राज किया, लेकिन चुनाव हुए, सरकार कौन सी रही? तानाशाही सरकार रही। जो एक पार्टी की अन्य उदाहरण हम कह सकते हैं, चाइना में भी एक पार्टी का प्रभुत्व जो है लंबे समय तक एक ही पार्टी जो है चाइना में है। और अमेरिका और इंग्लैंड की अगर बात करें तो दो पार्टी वहां पर काम कर रही है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। आगे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में भी सैन्य तरीके से जो है वहां सरकारों ने काम किया। इसके अलावा भारत में बड़ा विषय था कि दलीय प्रणाली कौन सी अपनाई जाए। दलीय प्रणाली किस प्रकार की हो? एक दल हो, जैसे कि आप मान सकते हैं कि कांग्रेस दल 1885 में बना और उसने अंग्रेजी सरकार और भारत के लोगों के बीच की कड़ी का काम किया। लंबे समय तक अपने देश के लोगों की मांग अंग्रेजी शासन तक कांग्रेस सरकार पहुंचाती रही है। और ऐसे में स्वाभाविक था कि एक ही पार्टी क्यों ना देश पर राज करे, एक ही पार्टी क्यों ना संविधान में लिख दिया जाए कि एक ही पार्टी भारत में इलेक्शन लड़ेगी, जिस तरह चाइना में। लेकिन नहीं, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपना करके और देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया और इस प्रयास में वो पूर्णतः सफल रहे, सक्सेसफुल रहे और पूरे विश्व की आंखें खोल दी गई। और भारत जो है इसके लिए एक मिसाल बना कि भारत में लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और उसमें भी बहुदलीय प्रणाली के आधार पर भारत में लोकतंत्र कायम हुआ। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने इस लोकतंत्र को अपनाने के चैलेंज को बखूबी निभाया। इसमें से आप जो क्वेश्चन करेंगे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह कि आप घर पर रह करके और जो ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से अध्यापक या सरकार आप तक पहुंचना चाहती है, आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहती है, आप उसका भरपूर फायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्रुप में अपने अध्यापकों के से संपर्क करके ग्रुप में जोड़े और इस ऑनलाइन शिक्षा का फायदा उठाए। आपकी बेहतरी के लिए हर अध्यापक कार्यरत है, सरकार आपके बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों का फर्ज है कि आप भी अपनी ईमानदारी से ऑनलाइन शिक्षा का फायदा उठाकर शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाए, इस जो लय है उसको टूटने न दे। और आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी बीमारी का पूरा विश्व सामना कर रहा है, तो ऐसे में आप लोगों का भी फर्ज है कि आप घर पर रहे और सरकार की हिदायतों का पालन करें। धन्यवाद।